तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर ड्रग्स फॉर जीआईटी डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसी ड्रग्स जो हमारे जीआईटी पर काम करती हैं और जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल अग्रवाल। आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट, द स्टार ऑफ सक्सेस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि बताएगी आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीपेट और नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 हमारा दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन implicated as a possible cause of chronic gastritis and peptic ulcer is। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि पॉसिबल कॉज इम्प्लीकेटेड है किसके लिए, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर के लिए, मतलब जो कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है हमारे कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, एस्केरिया कोलाई, हेलियोबैक्टर पाइलोरी और जियाइडिया लैम्बिया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, जिसको एच पाइलोरी भी बोला जाता है। तो जो एच पाइलोरी होता है हमारा, ये हमारे गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, फेमोट्रिडीन एक्ट एज अ, फेमोट्रिडीन जो ड्रग होती है वो होती है हमारी H1 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H1 एगोनिस्ट। तो जो हमारी फेमोट्रिडीन होती है जो कि एज अ एंटासिड यूज की जाती है, तो वो हमारी वर्क किस तरह करती है, एक्ट करती है हमारी, तो वो जानी जाती है हमारी H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। जो H2 रिसेप्टर जो कि स्टमक में होते हैं उनको एंटागोनाइज करती है। H2 रिसेप्टर HCl के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से H2 को एंटागोनाइज करके HCl को सीक्रेशन को कम करती है। नेक्स्ट अगर बात करें, एल्कोहलिक पेशेंट शुड नॉट बी गिवन। तो एल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनको कौन सी ड्रग इनमें से नहीं देना चाहिए, मेट्रोनिडाजोल, इमेटिन, नाइरिडाजोल और ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उनको हमको मेट्रोनिडाजोल जो कि एक एंटीबायोटिक होती है वो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इन हेलियोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड। जो हेलियोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, इनमें से कौन सी नीचे दी हुई ड्रग का कॉम्बिनेशन प्रेफर किया जाता है। ओनली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज की जाती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड सुक्राल्फेट यूज की जाती है, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और क्लेरिथ्रोमाइसिन ये यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन में हमारे जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वो होता है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्लस एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल, ठीक है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि हमारे HCl को सीक्रेशन को कम करते तथा और एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल जो कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया उसको किल करने में यूज करते हैं, ठीक है ना, किल करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट फॉलोइंग आर द साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। इनमें से कौन से साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है? तो उसमें हमारा बिस्मुथिलेट, सुक्राल्फेट, लेंसोप्राजोल और बोथ है एंड बी। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो जो करेक्ट आंसर है हमारा कि इनमें से कौन सी साइटोप्रोटेक्टिव होती है, तो वो होती है हमारी बिस्मुथिलेट एंड सुक्राल्फेट, मींस ये करेक्ट आंसर रहेगा डी, बोथ है एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दैट इज मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 व्हिच इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हम यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में, उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन दिए हमारे पास, इनहिबिट प्रोटॉन पंप, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटासिड होते हैं, एंड स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का मैकेनिज्म एक्शन होता है वो होता है हमारा दे इनहिबिट एसिड सीक्रेशन एंड स्टिमुलेट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन, ठीक है ना। तो पेप्टिक अल्सर में ये क्या करते हैं कि एसिड का सीक्रेशन को करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पेप्टिक अल्सर अकर्स बिकॉज ऑफ, पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं,
गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डैमेजिंग एंड म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट की वजह से, या बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो पेप्टिक अल्सर हमारे कोज होते हैं वो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से, और साथ ही इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डैमेजिंग एंड म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट। तो जो म्यूकोसा हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, वो एक म्यूकस से की लेयर उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ऊपर से, जिसकी वजह से जो होता है कि एसिड हमारी जो स्टमक के जो सेल्स है उनको डैमेज नहीं कर पाती। तो जब ये डैमेज हो जाती है म्यूकस लेयर, तो उस वजह से क्या होता है कि जो एसिड डायरेक्टली हमारे स्टमक के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से अल्सर कोज होते हैं। तो इम्बैलेंस हो जाता है अगर म्यूकोजल डैमेजिंग हो जाती है और म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग एजेंट के बीच में इम्बैलेंस होता है, तो इस वजह से हमारे पेप्टिक अल्सर कोज हो जाते हैं। और इनका सबसे मेन कारण होता है कि ज़्यादा टाइम तक या फिर ज़्यादा भूखे रहने की वजह से पेप्टिक अल्सर कोज होते हैं। ठीक है ना, जो डिप्रेशन में होते हैं, जिनको भूख नहीं लगती और खाना कम खाते, या फिर ज़्यादा जो लोग व्रत करते हैं हफ्ते में 3-4 दिन, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेंसोप्राजोल विच इज यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। तो जो हमारी लेंसोप्राजोल जो होती है वो उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। चलो मैंने बता ही दिया। तो ऑप्शन दिया हुआ है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड और इनहिबिट गैस्ट्रिन सीक्रेशन। तो 9 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, तो जो हमारी लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सारी भी प्राजोल जो होती है हमारी वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो सिमेथिकोन इज यूज्ड। जो सिमेथिकोन हमारी होती है किस तरह यूज की जाती है, एज एंटासिड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड एडहेरेंस टू म्यूकस टू द ईसोफेगल म्यूकोजा, बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो जो हमारी सिमेथिकोन होती है वो हमारी इंक्रीज करती है ना विस्कोसिटी एंड एडहेरेंस टू म्यूकस टू द ईसोफेगल म्यूकोजा। तो ये हमारी म्यूकस की विस्कोसिटी और उसकी अधेरेंस को इंक्रीज करती है ना ईसोफेगल म्यूकोसा में। इस तरह से हमारी सिमेथिकोन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज एल्जीनेट इज यूज्ड। एल्जीनेट जो हमारा यूज किस तरह होता है, एज एंटासिड यूज किया जाता है टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड अधेरेंस टू म्यूकस टू द ईसोफेगल म्यूकोजा और टू रिलीव ब्लोटिंग एंड फ्लैटुलेंस ऑफ बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा जो एलिग्नेट होता है वो हमारा काम करता है, यूज होता है एज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड अधेरेंस टू म्यूकस टू द ईसोफेगल म्यूकोजा एंड टू रिलीव ब्लोटिंग एंड फ्लैटुलेंस, मींस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, दैट इज साइक्लिजीन इज यूज्ड एज एन एंटीएमेटिक एजेंट एक्ट थ्रू। जो साइक्लिजीन होती है हमारी वो एंटीमेटिक एजेंट भी यूज की जाती है। हमारी एक्ट किस तरह से करती है, तो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, या फिर मस्कारेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगी, या फिर डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगी। तो जो साइक्लिजीन जो होती है हमारी साइक्लिक डेरिवेटिव कैटेगरी की ड्रग, ये हमारी किस तरह यूज करती है, हमारी H1 जो रिसेप्टर होता है हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर, उसको एंटागोनाइज करती है। साइक्लिजीन, हमारी सिट्रीजीन, हाइड्रोक्सीजीन, ये सब हमारी एक ही कैटेगरी की ड्रग है ना, साइक्लिक डेरिवेटिव। तो जो हमारी साइक्लिजीन होती है वो हमारी H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है या फिर एंटागोनाइज करती है। इसकी वजह से एज एंटी एमेटिक भी यूज होती है और एंटी एलर्जिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें तो वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंटीएमेटिक एजेंट टू एंटागोनाइज द D2 रिसेप्टर। तो इनमें से कौन से ऐसा एजेंट है जो कि एंटीएमेटिक यूज होता है और D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है? तो मीटोक्लोप्रामाइड, ओंडासेटेरोन, नेबिलोन और साइक्लिजीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अगर बात करें करेक्ट आंसर, तो जो हमारी D2 रिसेप्टर एंटागोनाइज करती है वो होती है हमारी मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, 13 का हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडासेटेरोन। जो ओंडासेटेरोन होती है वो किस तरह से हमारे मतलब काम करती है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? मस्कारेनिक रिसेप्टर एंटागोनाइज,
एंटागोनिस्ट हिस्टामिन H2 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करेगी, या फिर हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगी, या फिर 5-HT3 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगी। तो 14 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है ओंडासेट्रोन के मैकेनिज्म एक्शन के लिए, वो हमारा इट इज 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। 5-HT3 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो रिसेप्टर होता है 3, उसको एंटागोनाइज करती है, जिसकी वजह से एज अ एंटी इमेटिक इफेक्ट शो करती है ओंडासेट्रोन भी, ठीक है ना, इसकी तरह मीटोक्लोप्रामाइड और साइक्लिजीन की तरह। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज यूज्ड एज एंटी इमेटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सी जो कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है, और जो कि एंटी इमेटिक यूज की जाती है, कौन सी? मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन, प्रोक्लोरपेराजीन और सेनाराजीन। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारी ड्रग जो कि ना तो H1 एंटागोनिस्ट है और यूज की जाती है एंटी इमेटिक एजेंट, तो वो हमारी प्रोक्लोरपेराजीन, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if we see that question number 16 says apparented is used as, apparented किस तरह यूज किया जाता है? एंटीमेटिक एजेंट यूज किया जाता है, वॉमिटिंग स्टिमुलाई यूज किया जाता है, या फिर गैस्ट्रिक एंटासिड यूज किया जाता है, या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा एपरेटेंट है वो हमारा यूज किया जाता है एज अ एंटी इमेटिक एजेंट, ठीक है ना, एंटी इमेटिक एजेंट यूज किया जाता है, वॉमिटिंग को रोकता है, जानते होंगे। नेक्स्ट देखें तो लेक्टुलोजिजा, लेक्टुलोज क्या है? परगेटिव एजेंट है, एंटी डायरियल एजेंट है, एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट है, या फिर एंटासिड है। ओके, तो करेक्ट आंसर की बात करें लेक्टुलोज के लिए तो लेक्टुलोज हमारा होता है परगेटिव एजेंट, ठीक है ना, परगेटिव एजेंट होता है जो कि डायरिया में मतलब कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है, सॉरी डायरिया में नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीकल सॉफ्टनर। तो इनमें से कौन सा जो कि फीकल सॉफ्टनर होता है, इनको ये भी कॉन्स्टिपेशन में यूज होगा, फीकल को सॉफ्ट बनाएगा। तो विसाकोडाइल होता है, या फिर डोक्यूसेट सोडियम, स्पागुला हस्क, या फिर सिसाप्राइड। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए दैट इज होता हमारा डोक्यूसेट सोडियम। ओके, डोक्यूसेट सोडियम फीकल सॉफ्टनर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है हमारा, फॉलोइंग आर द एजेंट दैट डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टमक एक्सेप्ट। तो इनमें से जो कौन से एजेंट है जो कि स्टमक की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं? मोटिलिटी डिक्रीज करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमारे डायरिया में क्या होगा कि हमको मोटिलिटी, स्टमक की मोटिलिटी को डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है डायरिया के केस में, ठीक है ना। तो वो हमारा कौन सा एजेंट है जो कि मोटिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है? लोपेरामाइड है, डाइफेनॉक्सिलेट, एट्रोपिन और सिसाप्राइड। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो वो है हमारा जो कि मोटिलिटी डिक्रीज नहीं करता, स्टमक की सिसाप्राइड, ठीक है ना, सिसाप्राइड। बाकी ये तीनों करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव, तो ऐसा एग्जाम्पल देखना है जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव हो, है ना। परगेटिव आप समझते हैं, तो स्पागुला हस्क, सिसाप्राइड, सिना और लेक्टुलोज। करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के लिए तो जो हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव है सिना, ठीक है, सिना को हम स्टिमुलेंट परगेटिव बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें लेक्टुलोज इज लेक्टुलोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इधर से पूछा था, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, वल्क लेक्सेटिव है, फीकल सॉफ्टनर है, या स्टिमुलेंट परगेटिव है? तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर की अगर बात करें लेक्टुलोज इज ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, ठीक है ना। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव मतलब कि जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करके फीकल को जो है कि सॉफ्ट बनाता है, तो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव लेक्टुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सो फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कि एक्यूट डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते, या फिर वो अप्रोच डायरिया को ट्रीट करने के लिए नहीं होती है?
देखते ट्रीटमेंट विद एंटी डायरियल एजेंट, ट्रीटमेंट विद एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और गिविंग परगेटिव एजेंट। तो जो अप्रोच डायरिया को ट्रीट करने के लिए नहीं होती है वो होती है हमारी गिविंग परगेटिव एजेंट। तो हम डायरिया में परगेटिव एजेंट नहीं दे सकते, क्योंकि परगेटिव एजेंट खुद जो है कि कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हो, जो कि फीकल को बाहर करने में मदद करते हो। तो डायरिया में देंगे तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो बाकी अगर ट्रीटमेंट विद एंटी डायरियल हम डायरिया में यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट विद एंटी इन्फेक्टिव एजेंट ये भी यूज़ करेंगे इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया हुआ है तो। और मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस करेंगे हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, क्योंकि लूज मोशन या फिर डायरिया की वजह से जो कि वाटर के लॉस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हम इन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, लेकिन परगेटिव हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, तो वो दिया हुआ है हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट किस तरह यूज होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सोल्ट की तरह यूज किया जाता है, एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है, एज एंटी मोटिलिटी एजेंट यूज किया जाता है, या फिर एंटी इमेटिक एजेंट यूज किया जाता है। तो 23 की अगर हम बात करें करेक्ट आंसर के लिए, तो जो हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट वो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, और हमारे कॉन्स्टिपेशन में को जो है कि ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सुक्राल्फेट विच इज यूज्ड एज अ एंटासिड। तो जो हमारी सुक्राल्फेट होती है जो कि एंटासिड यूज होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो 24 में ऑप्शंस दिए हुए हमारे, टू प्रोटेक्ट द म्यूकोसा बाय रिलीजिंग एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जो कि हमारी म्यूकोसा को जो है कि प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से एल्यूमिनियम को रिलीज करता है एसिड की प्रेजेंट में, या फिर न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, या फिर डिक्रीज करता है एसिड सीक्रेशन को, या फिर एज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा जो सुक्राल्फेट होता है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा को, किस तरह से एल्यूमिनियम को रिलीज करता है एसिड की प्रेजेंस में। The last question of this video, that is following statement are true except। नीचे दिए हुए सारे स्टेटमेंट सही हैं एक को छोड़कर। कौन सा देख लेते हैं? परगेटिव एजेंट्स एक्सिलरेट द पासेज ऑफ द फूड थ्रू इंटेस्टाइन। तो परगेटिव जो होते हैं वो हमारे फूड को पासेस को मतलब जो है कि एक्सिलरेट करते हैं, है ना। एंटीस्पास्मोटिक एजेंट डिक्रीज स्मूथ म्यूकोसल टोन, इसमें एंटीस्पास्मोटिक जो एजेंट होते हैं वो म्यूकोसल टोन को डिक्रीज करेंगे। लेग्जेटिव ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, लेग्जेटिव जो ड्रग है वो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगी। या फिर डोमपेरिडोन जो है कि इज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा दैट इज लेग्जेटिव ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। लेग्जेटिव ड्रग गैस्ट्रिक मोटिलिटी को नहीं बढ़ाती है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने ड्रग एक्टिंग ऑन हमारे जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर पर 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखें, जो कि जीपेट नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।